नर्चर की डिबेट कहते हैं। और नेचर जो है इसमें या हेरिडिटी जो है वो फिक्स्ड है, नेचर आपका फिक्स्ड है, प्रकृति जिसको कहते हैं प्रकृति पोषण विवाद स्टैटिक है, आप हेरिडिटी में ऐसे रातों रात परिवर्तन नहीं कर सकते। वहीं जब आप बात नर्चर की या एनवायरमेंट की करते हो, नर्चर बोले तो एनवायरमेंट यानी आपका जो भी एनवायरमेंट में आपको पढ़ाया जा रहा है, टीचिंग मेथड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ये डायनेमिक है। भाई आज आप शहर में रहते हो, कल गांव में रह सकते हो, कल गांव में रहते हो, परसों अमेरिका रह सकते हो, तो ये चेंजेबल है, इसमें परिवर्तन होते रह सकता है। लेकिन आप हेरिडिटी में चेंज नहीं कर सकते। बहुत जनरेशंस में जाके या बहुत लंबे समय में थोड़े बहुत परिवर्तन होते हैं, है ना। कितना भी अच्छा एनवायरमेंट दोगे तो भी ऐसा नहीं होगा कि जो हेरिडेटरी कोई प्रॉब्लम है, मान लो कोई डिजीज है, तो वो एकदम ठीक ही हो जाएगी, गायब ही हो जाएगी, कंट्रोल में आ सकती है। तो अगर नेचर की हम बात कर रहे हैं या हेरिडिटी की बात कर रहे हैं तो स्टैटिक या फिक्स मानते हैं, जबकि हम नर्चर को क्या मानते हैं, डायनामिक मानते हैं। तो हेरिडिटी वर्सेस एनवायरमेंट दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों का प्रोडक्ट है डेवलपमेंट, यानी विकास जो है दोनों का क्या है, गुणनफल है। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये एक क्वेश्चन से हमने बहुत सारी चीजें सीखी, ये 4 डिबेट पे हमने चर्चा की। आपको एज अ टीचर जो एबिलिटी है उसको इंक्रीमेंटल मानना है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा में बता के चल रही हूं कि एफर्ट और प्रैक्टिस से बच्चे की क्षमता बढ़ सकती है। ये विश्वास आपका होगा यदि एज अ टीचर, तो ही आप अच्छा पढ़ाएंगे, तभी आप कहेंगे कि कोई बात नहीं, कल तक सीडीपी नहीं आता था, चाहे 15 नंबर आए हो पिछले पेपर में, इस बार 30 ले आओगे, क्योंकि आप एफर्ट में अपने और बच्चे के विश्वास करते हैं। अगर आपने ये मान लिया अरे तुम तो कमजोरी हो मैथ्स में, या तुम तो कमजोरी हो सीडीपी में, तुम्हारे नहीं आएंगे, फिक्स मान लिया आपने, एंटिटी व्यू मान लिया कि क्षमता तो फिक्स होती है, तो फिर आप कभी भी नया नहीं सीख पाएंगे। तो इसको नहीं मानना, आपको इंक्रीमेंटल को मानना है। यहां पे आपको दोनों को साथ लेके चलना है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों को साथ लेके चलना है, कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी दोनों को मानना है। ठीक, चलिए खैर नेक्स्ट सवाल पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, which of the following factor is not proposed by Jean Piaget as affecting change in cognition? ये जमानों से आता रहा सवाल है, पता नहीं कितनी बार अलग अलग तरह से इसको पूछा जा चुका है। वही 4 फैक्टर्स हैं जो मैं आपको बहुत समय से बताते हुए आ रही हूं। MESE, ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है ना। तो जो लोग कहते हैं कि सवाल रिपीट नहीं होते, मतलब ही नहीं है, ये बात एकदम धराशाही है। एज इट इज भी रिपीट हो जाते हैं, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में चेंज करके या भाषा में परिवर्तन करके तो मैक्सिमम क्वेश्चन वही आते हैं, क्योंकि सिलेबस कोई बदला नहीं है आपका। ठीक है ना। तो अगर हम देखें विच, आपका फोकस होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, सवाल के जवाब रटना आपका फोकस नहीं है, आप सवाल के जवाब तक पहुंच पाए, ये आपका फोकस है, कि वो प्रोसेस आपकी अच्छी हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है? नॉट पूछा है तो ध्यान से जवाब दीजिएगा। MESE 74% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही समझदार लोग हैं आप। ये सबसे आसान सवाल है, क्योंकि आपको पता है ये कल्चरल टूल की बात कौन करता है। SCL का मैंने शॉर्ट फॉर्म आपको शॉर्ट ट्रिक एक बताया हुआ है, जिन लोगों ने कभी भी मुझसे पढ़ा होगा। सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, समाज, संस्कृति और भाषा, इन तीनों चीजों की बात कौन करता है? वाइगॉत्स्की करते हैं, ना कि आपके पियाजे। पियाजे इन 4 फैक्टर्स की बात करते हैं, है ना। ये 4 मुख्य फैक्टर हैं पियाजे की थ्योरी में। MESE यानी मैचुरेशन, जो कि बायोलॉजिकल मैचुरेशन या जेनेटिक्स की वो बात करते हैं कि बच्चा अगर रेडीनेस नहीं है उसमें, 5 साल के बच्चे को 10वीं क्लास का सिलेबस नहीं कराते आप, क्यों? क्योंकि अभी वो मैच्योर नहीं है उस चीज के लिए, उसका जेनेटिक मेकअप अभी विकसित नहीं हुआ। इक्विलिब्रेशन की बात पियाजे करते हैं, जिसमें अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन आता है, अडेप्टेशन में एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आता है। ठीक, फिर आता है आपका एक्टिविटी को हम एक्सपीरियंस कहते हैं यहाँ पे, कि अनुभव लेना, बच्चा एक्टिविटी करके एनवायरमेंट के साथ सीखेगा। और तीसरी चीज है ये सोशल इंटरेक्शन। ये 4 फैक्टर्स पियाजे की थ्योरी में है, मैचुरेशन, एक्सपीरियंस जिसको एक्टिविटी भी कह सकते हैं, सोशल एक्सपीरियंस और इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रेशन। ये 4 फैक्टर्स हैं पियाजे की थ्योरी में। कल्चरल टूल्स की बात पियाजे नहीं करते, वो वाइगॉत्स्की करेंगे। कल्चर में आपकी भाषा, आपका सोचने का तरीका, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका, ये सब आपकी संस्कृति प्रभावित करती है ना। कि हमारा कल्चर है कि हम एक गाड़ी भी लेने जाते हैं तो पूरा परिवार जाता है ना। हम कुछ भी नया शुरू करेंगे तो क्या करेंगे? पूजा करेंगे, कल्चर है। किसी के यहाँ पे कुछ और होगा, गर्दन मत हिलाइए राहुल। ठीक, मान लिया आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आज सीडीपी में 30 में से 30 लेके आओगे, है ना। डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, देखिएगा। तो अगर हम बात करें तो ये कल्चरल टूल्स की बात कौन करेगा? सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की बात वाइगॉत्स्की करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर आप इसको पियाजे की इक्विलिब्रेशन को अगर आप समझना चाहेंगे तो वो मैंने यहाँ पे इसमें डाला हुआ है कि ये पूरी जो प्रोसेस है ये अडेप्टेशन की प्रोसेस है, बट पियाजे को लेके जब क्वेश्चन आएगा तब हम इसकी डिटेल में जाएंगे।
नेक्स्ट क्लास में इक्विलिब्रेशन जब समझने की जरूरत लगेगी, अभी इसके बिना काम हमारा चल जा रहा है, क्योंकि मैं वैसे चाहती हूं कि जैसे आपके दिमाग में चीजें जम भी पाए, है ना, कि फॉर्म हो पाए कॉन्सेप्ट्स, थोड़ा इजी टू कॉम्प्लेक्स में चलें। ऐसा ना हो कि हम पहले ही दिन इतना कुछ भर लें दिमाग में कि फिर वो अगली बार समस्या हमारे ओवर फ्लो हो जाए, पानी की टंकी भर जाए और आवाज आनी शुरू हो जाए कि पानी की टंकी भर गई है ना, कृपया मोटर बंद कर दीजिए, फिर आप कहें लाइव क्लास बंद कर दो, मेरा दिमाग फट गया, बहुत कुछ पढ़ लिया एक ही दिन में। ग्रेजुअली पढ़ना है, धीमे 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 धीमे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये है असर्शन और रीजन। 5 से 6 क्वेश्चन आजकल इस टाइप के आ जाते हैं, और इसमें कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन को आप के सामने आ सकता है जो असर्शन और रीजन की फॉर्म में बन गया हो, ठीक है जी। तो अगर हम देखते हैं अभिकथन, या एक स्टेटमेंट होगा सिंपल और एक उसका रीजन होगा, इसकी 3 स्टेप की प्रोसेस होती है सॉल्व करने की। पहले ये चेक कर लो ये सही है कि नहीं, फिर रीजन चेक कर लो सही है कि नहीं, अगर सही है तो इसके लिए सही है कि नहीं है, भाई राहुल रीना के लिए सही है कि नहीं है, ये भी तो चेक करोगे ना, दो लोग कंपैटिबल हैं कि नहीं है ना। एक व्यक्ति से ब्रेकअप हो जा रहा है 4 दिन में, दूसरे व्यक्ति के साथ आप जीवन गुजार दे रहे हो, तो इसका मतलब वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे के लिए सही नहीं थे। तो आपको रीजन चेक करना पड़ेगा कि स्टेटमेंट के लिए सही है ये रीजन या नहीं, कि जो ऊपर कहा गया है उसके बारे में सही है या नहीं, ये कारण सही है कि नहीं कथन के बारे में, ये चेक करना होता है तीसरा स्टेप में। पहले स्टेप में ये अभिकथन सही है कि नहीं, फिर कारण सही है कि नहीं, फिर कारण जो है वो अभिकथन के लिए सही है कि नहीं, ठीक। तो पहला ऑप्शन अगर आप देखते हैं, या असर्शन स्टेटमेंट अगर आप पढ़ते हैं, व्हेन वी लुक एट चाइल्डहुड एज अ सिंगल कैटेगरी, यानी जब हम चाइल्डहुड को एक सिंगल कैटेगरी के रूप में, एक सिंगल श्रेणी के रूप में, या एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं, वी लूज आउट ऑन द सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रन विद रिगार्ड्स टू जेंडर, एथनिसिटी, सोशल क्लास एटसेट्रा। मतलब जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। यानी हमने एक ही क्लास के रूप में देख लिया, यानी बचपन मतलब सबके लिए सेम, है ना, गरीब अमीर जेंडर किसी चीज का कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा, सबका बचपन एक जैसा मजेदार। पॉसिबल है? हम क्या खो देंगे, हम डिफरेंशिएशन ही खो देंगे। रीजन क्या है इसका, चाइल्डहुड इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन। बात सही है या नहीं है, दिखाना। फोर्थ ऑप्शन कितने लोग दे रहे हैं, कुछ लोगों ने तो एकदम कसम खाई हुई है, उनके सामने ये वाला सवाल दे दो, उन्होंने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बॉ करके वो सोचा हुआ है कि ऐसा AR वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा मुझे सब में सेम ही जवाब देना है ना, कि मुझे सब में सेम जवाब देना है, कि मैं तो यही बताऊंगा कि A भी सही है जी, R भी सही है जी, और उसका रीजन भी सही है जी। बात सही है कि नहीं है? नहीं है क्या सही? चल क्यों नहीं रहा भाई, ये नया लैपटॉप कैसे हैंग हो सकता है? कॉपी तो नहीं ले आए राहुल, फर्स्ट कॉपी, ठीक है। एनीवे चलिए, तो 44% लोग फोर्थ जवाब दे रहे हैं, बाकी सब कंफ्यूज हैं, कोई जवाब दे रहा है, कोई जवाब दे रहा है। देखिएगा, तो अगर हम यहां पे देखें तो अभिकथन जब हम बचपन को एक ही श्रेणी में रखते हैं, यानी एक ही कैटेगरी के रूप में देख रहे हैं, एक सिंगल एंटिटी है, वी लूज आउट ऑन द सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रन विद रिगार्ड्स टू जेंडर, एथनिसिटी, सोशल क्लास। यानी भाई जो व्यक्ति गरीब परिवार में है उसका बचपन भी सेम होगा, और जो अमीर में है उसका भी सेम होगा, जो इंडिया से है उसका बचपन भी सेम एक्सपीरियंस करेगा वो, और अफ्रीका का बच्चा भी या अमेरिका का बच्चा भी सेम एक्सपीरियंस करेगा। अगर हम बचपन को एक सिंगल कैटेगरी के रूप में देखने लग गए तो ये बात एकदम पक्की है कि हमारे दिमाग में क्या हो जाएगा कि हमें लगेगा कि ये तो एक, हमने डिफरेंसेस को ही इग्नोर कर दिया, हमने क्या कर दिया, डिफरेंसेस को ही इग्नोर कर दिया। ये बात तो सही है कि अगर हम सिंगल कैटेगरी के रूप में देखेंगे तो हम वी विल लूज आउट, या वी लूज आउट ऑन द सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस, फिर तो हम सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को इग्नोर ही कर दे रहे हैं। जबकि डेवलपमेंट में हमने पहले दिन ही पढ़ा था, वो यूट्यूब पे भी क्लास हुई थी सबके लिए, कि भाई डेवलपमेंट इज कॉन्टेक्चुअल, यानी आपकी संस्कृति और आपके समाज का प्रभाव विकास की प्रक्रिया पे पड़ता है। किस समाज किस संस्कृति से आप आते हैं, आपका सोचने का तरीका, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका, आपकी भाषा, ये सब प्रभावित होते हैं जिस कल्चर से आप आ रहे हैं, ठीक है ना। भाई इंडिया में माँ बाप का अलग रहना बुढ़ापे में थोड़ा सा हम बहुत अच्छा नहीं मानते, स्पेशली अगर गांव में आप चले जाएंगे। अमेरिका में हो सकता है, या ये भी छोड़ दीजिए, आप सीधा एग्जांपल लीजिए कि माँ बाप का अनाथ आश्रम में, या अनाथ आश्रम बोल रही हूँ, माँ बाप थोड़ी ना अनाथ आश्रम में होते हैं, वृद्धाश्रम में रहना एक नेगेटिव बात है। हमारा कल्चर ऐसे विकसित नहीं हुआ, या नहीं रहती ये चीज हमारे यहाँ। यूएस में हो सकता है एकदम नॉर्मल हो, या 18 साल के बाद बच्चे एकदम अलग हो जाएं, ये बहुत नॉर्मल हो सकता है। या वो बचपन से ही, बहुत कम उम्र से ही बच्चों को अलग सुलाते हैं, अलग रूम में या अलग पालने में। हमारे यहाँ तो बच्चा जो है बीच में ही सोता है बहुत सालों तक। तो ये क्या है, ये हमारा कल्चर है। तो अगर हम डेवलपमेंट के पार्ट से, तो अब बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट जो माँ बाप के साथ सो रहा है और अलग सो रहा है, उसमें अंतर नहीं होगा, बिल्कुल अंतर होगा। तो ये कह रहे हैं कि विकास, अगर हम ये मान लें कि सबके लिए सेम है,
बचपन जो है अमीर परिवार के लिए भी गरीब परिवार के लिए भी, तो फिर तो हम इसका मतलब जो समाज और संस्कृति का प्रभाव है विकास की प्रक्रिया पे उसको इग्नोर करते रहे। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होगा। अगर हम ये कह दे रहे हैं कि बचपन सबके लिए सेम है, एक ही कॉन्सेप्ट है, एक सिंगल कॉन्सेप्ट है, तो फिर हम जेंडर, क्योंकि मेल्स फीमेल्स के लिए अलग एक्सपीरियंसेस हैं, लड़कियों को कई बार खेलने के लिए मना कर दिया जाता है कम उम्र में ही, और बहुत सारी चीजें हैं, तो जेंडर के प्रभाव को, एथनिसिटी के प्रभाव को, क्लास, सोशल क्लास को, इन सबको हम इग्नोर करते रहे। ये बात सही है, अगर हम सिंगल एंटिटी के रूप में नहीं देख सकते डेवलपमेंट को। कुल मिला के बात ये है। रीजन क्या है इसका? चाइल्डहुड इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन। जो ये चाइल्डहुड का जो सपना है या ये जो विचारधारा है, ये उम्र से आप बेशक बांट दो कि 2 से 12 वर्ष क्या है चाइल्डहुड है, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष है, पूर्व बाल्यावस्था जो प्री स्कूल या प्लेवे एज है, 6 से 12 लेटर चाइल्डहुड है, उत्तर बाल्यावस्था जो फर्स्ट क्लास में बच्चा जहां से जाएगा। ये एज वाइज आप बांट सकते हो डेवलपमेंट में, लेकिन चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस को आप कैसे बांटोगे एज में? सबके लिए अलग है वो, तो वो सोशल कंस्ट्रक्शन है। जो बचपन है एक सामाजिक संकल्पना है। ये सवाल बार बार रिपीट होकर अब आने लगा है अलग अलग तरीके से, तो इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए कि सामाजिक संरचना है जो बचपन है, सबके लिए बचपन अलग होता है, सबके लिए सेम नहीं होता। आपके घर का 8 साल का बच्चा दूध का ग्लास हाथ में आप देते हैं तब पीता है, और एक 8 साल का बच्चा जो बस में चढ़ के गुब्बारे बेचते हुए घूम रहा है, उसका बचपन और आपके घर के बच्चे का बचपन सेम नहीं है। तो एज सेम होने के बावजूद बचपन का एक्सपीरियंस सेम नहीं है। ये सोशल कंस्ट्रक्शन है। दोनों बातें सही है और ये इसको सही से एक्सप्लेन करता है ना, कि फिर तो आप भूल जाएंगे। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो कि 4th में ही दिया हुआ है। आप लोग सही ही जवाब दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा।